तेजावत साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ हो रहा है वहां पे, और यमन के बारे में थोड़ा बताइए कि यमन का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकलौता जो उनका है हुदीस बचे हुए हैं जो सपोर्ट है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से। हमास और हिजबुल्लाह तो अभी नाकाम लग रहे हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह तो नाकाम रहेंगे हुतीज के सामने। इसका कारण है कि हमास तो बिल्कुल उसकी कमर टूट चुकी है और कमजोर है। हिजबुल्लाह भी इतना ताकतवर नहीं है जितने हुतीज हैं। ये वो हैं जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं। आपको पता हो कि इन्होंने वहां से फायरिंग की थी, शुरू की थी। तो जी ये हुतीस हैं, वो हिजबुल्लाह और हमास जितने कमजोर नहीं है। अगर हम ताकत का कंपैरिजन करें तो हुतीस इतना कमजोर नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरी बात, हिजबुल्लाह, हमास और ये जो हुतीस हैं, ये तीनों के तीनों एक पॉलिटिकल पावर्स भी रखते हैं। और वहां पे इन सब देशों में उनका एक तरीके का पॉलिटिकल बेस है और पॉलिटिकल सपोर्ट है। तो जी उनको इस तरीके से इतना हल्के में नहीं लेते हैं। जिनका पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, उनका एक खास तरीके का जो आर्थिक जो बेस होता है, वह भी होता है। तो यह बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ह्यूथीज को अमेरिका काफी सीरियसली ले रहा है। पर अभी वह सीधा सीधा मुझे नहीं लगता कि वह अमेरिका से अमेरिका हुतीज से या वो टकराना चाहेंगे। और अगर हुतीस को अगर छेड़खानी करते हैं तो पूरा का पूरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस चीज को बहुत सारे कंट्रीज पसंद नहीं करेंगे नागेंद्र साहब, जिसमें भारत भी है। भारत भी चाहता है कि जो ऑयल सप्लाई है वो किसी तरीके से बाधित ना जी हो, या भारत का जो खासकर जो सामान जाता है, जो खासकर स्वेज कैनाल से आगे निकलता है, जी अगर ये सब पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमें पूरा का पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के, तो हमारी जो कीमतें हैं, वो पहले ही टैरिफ की मार झेल रही है, वो जी और भी महंगी हो जाएगी अमेरिका पहुंचते नागेश जी, पहुंचते। तो मैं जी जी आई हैव कोचर टू साहब। आई हैव टू लीव। इसको मेरा अगला प्रोग्राम 8 बजे है। तो ओके इफ ओके, ठीक है अलाउ कोचर मी, साहब। इफ यू थैंक यू अलाउ मी। सो मच। मतलब मैं समझ सकता हूँ 8 बजने वाले हैं, 8 बजे हम भी अपना शो थोड़ा खत्म करते ही हैं। शुक्रिया आप हाँ जुड़े कोचर साहब। जल्द जुड़ेंगे, और अभी रशिया यूक्रेन वॉर के भी और काफी मतलब और 4 साल होने वाले, तो उस समय जुड़ेंगे। जी बताइए कोचर साहब, आखिरी और मैं कमेंट। लास्ट चीज एक्चुअली बताना चाहता हूँ। अरविंद साहब के साथ प्रोग्राम करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हम दोनों का। चाहे इस कहीं पे एग्रीमेंट हो या ना हो, दैट डजंट मैटर, जी बट इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव जो सामने आता है। जी, थैंक यू सो मच कोचर साहब टू कनेक्ट विद अस। जल्द जुड़ेंगे आपके साथ दूसरे मुद्दों पे। अरविंद साहब के साथ कंटिन्यू करते हैं। अरविंद सर, जो सवाल मेरा है, जो मैं समझना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यही समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका केवल हुतीज की वजह से तो नहीं रुके हुए हैं। क्योंकि हुतीज ऐसे हैं कि वो हजार हजार डॉलर के ड्रोन्स इस्तेमाल करके B2 बॉम्बर्स को गिरा देते हैं, और अमेरिका को मिलियंस ऑफ मिलियंस का नुकसान हो जाता है। तो हुतीज ऐसे फैक्टर है क्या, यमन ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हो सकता है कि केवल ये पूरा जो अटैक है वो रुका हुआ है? नहीं, हुतीस इतने बड़े फैक्टर्स नहीं है, पर फैक्टर हैं भी। इस चीज को ऐसे समझे कि आमने सामने वाली लड़ाई में तो हुतीस, हमास, हिजबुल्लाह या तमाम ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, वो जी कोई फैक्टर नहीं। पर अगर ये लड़ाई आगे चलती और लंबी बढ़ती है, तो फिर हुतीज एक तरीके का चैलेंज खड़ा कर सकता है। जब आप पानी में आते हैं या जमीन पे आते हैं, तो वहां पे अमेरिका को डर है, क्योंकि अमेरिका ने वो ताकत अभी तक इजाद नहीं की है कि जमीन पे आके कैसे मुकाबला करना है। हम्म क्योंकि आप देखेंगे कि इराक पे भी जब लड़ाई लड़ी थी, तो पूरा का पूरा खाली अमेरिका का एक पायलट पकड़ा गया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। जी तब तक पूरी तरीके से बॉम्बार्डमेंट से पूरे के पूरे इराक को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद में वहां के सोल्जर्स वहां नीचे उतरते हैं। और एक और, क्योंकि मैं उनमें से कुछ सोल्जर्स को जानता भी हूँ, एक जो कोरियन सोल्जर्स जो वहां उनको इराक का जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना था, जी तो वो किसी न किसी तरीके से उनसे मित्रता भी थी। तो उनमें ये बताया कि ये इसमें एक और खास चीज है, जो अभी खासकर जो फिलिस्तीन या गाजा में जो शांति जो सेना की जो ये लोग बात कर रहे हैं, तो जी उसमें एक खास बात ये है कि ये लोग शांति के लिए नहीं जाते हैं। ये क्या करते हैं कि उनको सीधे सीधे ऑर्डर्स होते हैं कि अगर एक 20 मीटर की या एक जो डिसाइडेड डिस्टेंस अगर कोई मेंटेन नहीं कर रहा है, वहां का लोकल हो, जी तो उसको सीधा सिर में गोली मारी जाती है। तो ये इस तरीके की शांति होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका कुछ भी तहस नहस करके अगर वहां पे आता है, जमीन पे आता है, जी तो फिर ये लंबी लड़ाई चलेगी।
और वो तो अमेरिका आप के कह रहे लिए हैं ये बहुत सेना ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेरिका ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं उसमें सेना जो होगी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो सेना युद्ध का में? ही करता है। ये नाम लेकिन खाली जैसे बोर्ड ऑफ पीस होता है। यूनाइटेड नेशंस की सेना होती है, यूनाइटेड नेशंस जैसे आपके ब्लू लाइन पर भी है, लेबनान और इजराइल के बीच में, और बाकी जगहों पे है यूनाइटेड नेशंस की सेना। तो ये इन लोगों को कमांड होता है कि आप बिल्कुल गोली चला ही नहीं सकते। इस हद तक कि आईसिस ने जब अटैक किया था, सीरिया से आईसिस घुसा था इजराइल की तरफ, या काफ़ी सारे उनके जो चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया था, तभी भी यूनाइटेड नेशंस की जो आर्मी है उन्होंने अटैक नहीं किया। तो इससे आपका कहना है कि ये जो दूसरी सेना बना रहे हैं ट्रंप, ये कंप्लीटली डिफरेंट होगी? हाँ, बिल्कुल ये तो डिफरेंट होगी ही। देखिए ये नाम ना लोगों को भ्रमित करने के लिए होते हैं। जैसे कि भारत की शांति सेना थी, जी नाम एकदम ठीक था, पर हमें पता है कि वहां पे जाके उनको जो दिया गया था वो था कि जो तमिल टाइगर्स है उनको मारना। जी तो नाम तो काफी ऐसा ही। अगर ये जो बोर्ड ऑफ पीस है वो बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस नहीं होता है, या कि जिसका नाम जैसे कि मैत्री संघ था ईरान पे, जो 25 देशों के जो संघ था, जी तो वो मैत्री संघ नहीं था। वो दरअसल एक तरीके से ये डील थी कि हम इराक में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेंगे। तो नामों की अपनी गणित होती है, और उससे ये इंप्रेशन जाता है, जैसे कि हम भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं। जी ये सैनिक जितने भी जाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, उनको ऐसा करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लोकल रेजिस्टेंस इतना जबरदस्त होता है। अमेरिकन सोल्जर्स तो इतने वेल इक्विप्ड और इतनी ज्यादा सुविधाएं होती हैं कि उनके लिए कहा जाता है कि अगर कोई सोल्जर मारा जाता है तो वो हम्म अपनी ही गलती से मारा जाता है, क्योंकि उसको जो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें से अगर वो फॉलो नहीं करता है और जी गलती करता है तो वो मारा जाएगा। तो उसी में से है कि एक जो डिस्टेंस रखना, और जब डिस्टेंस रखते हैं आप वहाँ के लोकलाइट से, तो आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं बैठा सकते हैं। और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन संभालना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे एक तरीके से कंट्रोल लेना ठीक कहेंगे, कि हम वहाँ का प्रशासन, या तो एक तरीके का लोगों को कंट्रोल करना, और वो भी बंदूक के बूते पर। तो ये जितने भी ये जो बोर्ड ऑफ पीस हैं वो दरअसल नाम के बोर्ड ऑफ पीस है। वहां पे एक तरीके का जो खून बहाना होता है वही उनको और हमें साफ साफ पता है। अब तो किसी को कोई ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि ये सारा का सारा जो है वो खेल फायदे का खेल होता है। ये हम्म अमेरिकन सोल्जर्स का भी एक खास पैटर्न है। मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिकन सोल्जर्स में वो जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन हैं, जिनकी पैदाइश पीढ़ियों से जी 3 या 4 जनरेशन से जो अमेरिका में है, वो नहीं होता है। नॉर्मली ये कई बार जो यहाँ से जो बेहतर फ्यूचर की तलाश में वहां जाते हैं, पर उनके पास स्किल नहीं होती है, तो फाइनली वो, जैसे कि मान लो किसी अमेरिकन एक बहुत ही ठीक ठाक वहां की कामगार महिला से किसी ने शादी की, जी तो वह जो है वहां उसको यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है और फिर वो आर्मी में चला जाता है। तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि रोजगार की तलाश में है। उनको अमेरिकन सिटीजनशिप है, पर वो वहां पे अपने फैमिली के लिए या किसी न किसी तरीके से सर्वाइवल के लिए जाता है। और ये जो सारे के सारे जो सोल्जर्स मारा जाता है, जैसे कि हर एक देश का इतिहास होता है, अमेरिका भी उसका अपवाद नहीं है। ये किस लिए कर रहे हैं, ईरान पे या इराक पे, या क्यों अधिकार चाहिए? ताकि वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। तो उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए इन सेनाओं को, इन फौजों को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके और पहले के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक कंटिन्यू है। उसमें कोई फर्क नहीं आया है, नगेन साहब। जी जी तेजाब साहब, वैसे तो हम इतने सारे एपिसोड्स कर चुके हैं ईरान और यूएस की वॉर पे, और वैसे ट्रंप ने जो कल कहा है उसके मुताबिक यही है कि अगर अगले महीने तक डील नहीं होती है तो हम अगले महीना हमला करेंगे। लेकिन ट्रंप ने ये भी जोड़ा कि मोस्ट प्रोबेबली हमारी डील हो जाएगी और बहुत ही कम समय में हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तेजाब साहब, आप हमारे साथ जुड़े, हमें वक्त दिया और बांग्लादेश और ईरान के बारे में काफ़ी कुछ बताया, अपना पर्सपेक्टिव रखा, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपने अपना जो पॉडकास्ट है वो भी देखा होगा। कल ये काफ़ी चला और लोग उसे काफ़ी सराह रहे हैं। और हम लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि तरकश पे तेजावत साहब के काफ़ी सारे फैंस हैं, और हमने उनका एक पॉडकास्ट किया है 1.5 घंटे का, एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है जिसको सुन के आपको ईरान और यूएस के सारे रिलेशंस और पास्ट की जो सारी जानकारियां हैं वो आपको मिल पाएंगी। तो आप वो पॉडकास्ट ज़रूर देखें। वैभव जो होस्ट करते हैं तरकश को, उन्होंने ये पॉडकास्ट किया है। ये शो जो है तरकश,
इसमें हम ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल लाते रहते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के भी काफ़ी समय हो चुका है, उस पर भी हम आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईरान से हम आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स ज़रूर लाएंगे, और आप अगर देखेंगे हमारा चैनल तो आप देखेंगे कि हमने काफ़ी सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स ईरान से किए हैं। आप उनको ज़रूर देखिए, आपको रियलिटी पता चलेगी, और जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है एक वॉर में, उससे आपको एक सरल और सटीक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि भाई ईरान में चल क्या रहा है। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.